अपन क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वो सब एक तो लिखवा दूंगी, और गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल बताओ क्या था? करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से करंट कैरिंग लूप या फिर कॉइल रोटेट करती है। उसकी वजह से जो हमने गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर पढ़ा था वो रोटेट कर रहा था, तो करंट की रीडिंग आ रही थी, है ना। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप, करंट कैरिंग coil or loop is placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, it experiences a torque, it experiences a torque, experiences a torque। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन की, हम कैसे बनाते हैं इसको। क्या क्या लिया था हमने, सर्कुलर 2 मैग्नेट्स लिए थे, सर्कुलर मैग्नेट्स, और हमने सॉफ्ट आयरन लिया था, और फिर उस पे रेक्टेंगुलर कॉइल को पूरा वूंड किया था। तो वो लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, अ गैल्वेनोमीटर consists of a rectangular coil, a rectangular coil of copper wire, wound on a non-magnetic material, wound on a magnetic frame, non-magnetic frame, like soft iron, like soft iron. This coil is suspended, this coil is suspended between two circular, between two circular magnets, सर्कुलर मैग्नेट्स, या फिर हॉर्स शू मैग्नेट भी लेते हैं हम, या फिर हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट्स। बताती हूँ, हमने ऐसे मैग्नेट्स लिए थे ना सर्कुलर, तो हॉर्स शू शेप मैग्नेट भी तो ऐसे ही होते हैं, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, इसको हटा दो, ये भी तो इसके जैसा ही हो गया ना। तो या तो हॉर्स शू शेप मैग्नेट लेंगे या सर्कुलर मैग्नेट लेंगे। परमानेंट मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स। इधर मैग्नेटिक फ्रेम हैविंग सॉफ्ट आयरन लिखना, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम हैविंग सॉफ्ट आयरन इज अटैच्ड। हाँ, और एक पॉइंटर लगाया था ना हमने, अ पॉइंटर इज अटैच्ड टू द कॉइल, which moves on a calibrated scale, which moves on a calibrated, मतलब जिसमें हमने 0 1 2 3 लिखा था उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं, वैल्यूज लिखी थी ना, कैलिब्रेटेड स्केल। अब इसकी जो हम वर्किंग लिखेंगे ना, उसमें सेम जो पूरा डेरिवेशन करवाया था, डायग्राम बनाया था, वो यहाँ इस वर्किंग में लिखना है। तो वहां लिख देना या मेंशन कर देना, डेरिवेशन डन बिफोर, डेरिवेशन डन बिफोर। और अच्छे से लिखना, जैसे लिखवाती हूँ ना हर डेरिवेशन में, लेट आई बी द करंट, लेट दिस बी द मैग्नेटिक फील्ड, वैसे अब उतना तो हम लिख सकते हैं ना खुद से। अब एक जो मैंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था ना, ये तो तुमने लिख ही लिया ना साथ साथ। यूजेस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक लिखवा देती हूँ। यूजेस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यूजेस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से थी, इसका साइड में ना डायग्राम भी बना लेना। ऐसे थी अपनी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कि ये मान लो ये एक सर्कल जैसा बन रहा है ना, तो इसकी रेडियस की तरफ आती है मैग्नेटिक फील्ड, एस से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से,
ऐसे। अब वो एग्जैक्ट नहीं बन पा रही मुझसे अच्छे से, वो तुम समझ गई किस तरह से बन रही है ना। ये यहाँ रेडियस पे आना चाह रही है। इससे क्या होता है, हमारा जो वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमेशा क्या निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है। इसलिए हम ऐसी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ठीक है, इसका एक तो डायग्राम बना लेना और अब अपन पॉइंट्स लिखते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड is produced by a cylindrical poles of permanent circular magnets। सर्कुलर या हॉर्सशू शेप, एक ही बात है, सर्कुलर और हॉर्सशू शेप मैग्नेट, हॉर्सशू शेप्ड magnets of the moving coil galvanometer, of the moving coil galvanometer, galvanometer, by inserting a soft iron material in it, soft iron material in it, it helps to क्या क्या कहाँ पर, यही कि सिलेंड्रिकल पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मतलब ये एक्चुअल में तो सिलेंड्रिकल ही होता है ना मैग्नेट। तो ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट के पोल्स हैं, है ना, परमानेंट सर्कुलर मैग्नेट या फिर हॉर्स शू मैग्नेट के, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, जिसके अंदर की एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल होता है, बस होता है। ये पूरे का मतलब बस यही है। अब इसका काम क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, कि सारी मैग्नेटिक फील्ड इसकी रेडियस पे कंसंट्रेट हो जाए, तो वही लिख रहे हैं अपन। इट हेल्प्स टू कंसंट्रेट the magnetic field so that the area vector of the coil, area A vector of the coil is always perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field. When radial magnetic field is used, deflection of the coil is always proportional to the current flowing through it, current flowing through it, सकते हो ब्रैकेट में, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसको अपन ने पीछे फाई लिखा था, तो फाई लिख लो, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सेंसिटिव होता है ना करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होता है। तो हम दो तरह से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज। हाँ, तो वो सब डिफ्लेक्शन से ही तो हो रहा है। सेंसिटिविटी कैसे पता चल रही है, डिफ्लेक्शन से ही तो सेंसिटिविटी पता चल रही है। थोड़ा सा भी करंट आता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव है, क्यों, क्योंकि थोड़े से भी करंट आने पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर is said to be sensitive because if a small current flows through it, the coil, it deflects, ठीक है। सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का अपना फॉर्मूला क्या होता है, करंट
सेंसिटिविटी, हाँ ये होता है फाई अपॉन आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये हमारी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है। तुम बोल रहे हो ना डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, तुम खुद ही देखो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया और इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट। अब जब अपन ने टॉर्क वाला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था अपन ने, फाई के जो स्प्रिंग का टॉर्क था, देख लो एक बार अपना, ये फाई के जो स्प्रिंग का टॉर्क था उसको अपन ने एन आई बी ए के बराबर किया था। फिर इसमें से एन बी ए को अलग कर लिया था, आई को अलग कर दिया था, और ये फाई और ये के, अगर मैं इस आई को नीचे ले जाऊं फाई अपॉन आई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन बी ए और ये के नीचे। तो ये हमारी करंट सेंसिटिविटी तो है, तो इस करंट सेंसिटिविटी की जगह अपन एन बी ए अपॉन के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के। ठीक है, अब देखो अगर हमें करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, एरिया वेक्टर को बढ़ा के, और इसको कम करके, है ना। ये क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट, कि स्प्रिंग में कितना टॉर्शन लग रहा है। अगर हम पतली स्प्रिंग लेंगे तो उसमें कम टॉर्शन लगेगा, उसमें कम टॉर्शन लगेगा तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। मोटी स्प्रिंग लोगी तो उसमें ज्यादा टॉर्शन लगेगा तो करंट सेंसिटिविटी कम होगी। अब इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं हम कि फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट सेंसिटिविटी, फैक्टर्स affecting current sensitivity, current sensitivity, by increasing magnetic field we can increase current sensitivity, current sensitivity। इसको टॉर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो by decreasing restoring force constant K, we can increase current sensitivity, current sensitivity, and number of turns by increasing number of turns of the coil, we can increase current sensitivity। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, जैसे करंट सेंसिटिविटी थी वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी, वी नहीं, पाई अपॉन वी, ये हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब V को अपन और क्या लिख सकते हैं, V को अपन ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, ये I ये R। ठीक है, और देखो फाई अपॉन आई को अगर मैं अलग कर दूं, हाँ फाई अपॉन आई इंटू आर, और करंट सेंसिटिविटी को अपन ने अभी क्या लिखा था, एन ए बी अपॉन के, तो एन ए बी अपॉन के इंटू आर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर मैं करंट सेंसिटिविटी लिख दूं एस आई, मान लो पीछे लिख देना करंट सेंसिटिविटी के आगे एस आई, ये करंट सेंसिटिविटी है इनटू आर। ठीक है, इस पाई अपॉन आई की जगह करंट सेंसिटिविटी इनटू आर, इसको एस वी लिख दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी। माना है ये बस, इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको करंट सेंसिटिविटी। पाई अपॉन आई क्या था,
हाँ, अब फाई अपॉन आई को अलग कर दिया। अच्छा, आर तो नीचे था ना, सॉरी सॉरी, तभी 1/r है, ये 1/r है, और ये भी अपॉन में आर आएगा। ठीक है, पाई अपॉन आई की जगह एस आई कर दिया और 1/r एज इट इज। ये तो इसी की जगह रखा था ना, अब इसकी जगह मैंने ये रख दिया। रिलेशन पता चला ना वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का। किसका? ये सबका, इसी के सारे फॉर्मूले हैं ये। एक तो पाई अपॉन बी है ना, वी को आई आर लिखा तो एक अलग फॉर्मूला आ गया, फिर इसको अलग कर दो, है ना। हाँ, अब इस वोल्टेज सेंसिटिविटी, अच्छा अब ये वाला देखो, एक तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी और ये करंट सेंसिटिविटी में अगर रिलेशन पूछ लें तो एस वी अपॉन एस आई अपॉन आर। ठीक है, तो एस, इस आर को उधर भेज दूं, एस आई अपॉन इस एस वी को नीचे भेज दिया, तो एस आई अपॉन एस वी किसके बराबर हो गया? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रिलेशन हो गया इसका, जहां पर ये आर क्या है? कॉइल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, डिक्रीजिंग रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग आर। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी, अफेक्टिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी। बाय इंक्रीजिंग magnetic field and number of turns, और सेकेंड पॉइंट में लिख देते हैं बाय डिक्रीजिंग के एंड आर। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी? नहीं ना, हाँ, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं रेजिस्टेंस बढ़ाया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगी। पर ये चीज जरूरी नहीं है करंट सेंसिटिविटी के लिए, है ना, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी तो आर पे डिपेंड करती है पर करंट सेंसिटिविटी आर पे डिपेंड नहीं करती। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी, हाँ, इंक्रीज इन करंट sensitivity does not mean an increase in voltage sensitivity, an increase in voltage sensitivity, voltage sensitivity. Comment. Coil has high resistance. If the coil has high R, voltage sensitivity will be affected, but it is not so for current sensitivity. Hmm? Will be affected, but it is not so for current sensitivity. ठीक है, अब हम करेंगे एमीटर। एमीटर किस काम आता है? सर्किट में करंट मेजर करने के काम आता है। हम सर्किट में गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो अपने थ्रू ज्यादा करंट पास ही नहीं होने देता, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं है। इसलिए हम एमीटर यूज करते हैं, जिसमें हम एमीटर के थ्रू जो रेजिस्टेंस है उसको बहुत लो करते हैं, ताकि उसके थ्रू मैक्सिमम करंट पास हो सके और वो मैक्सिमम करंट मेजर कर सके। तो इसके लिए लिख लेते हैं, इट इज अ डिवाइस used to measure current in a circuit, used to measure current in a circuit, current in a circuit. We cannot use galvanometer in a circuit, to measure current, because galvanometer has high resistance, because galvanometer
has high resistance, has high resistance. Therefore, galvanometer is converted to ammeter, to ammeter to be used in a circuit, to be used in a circuit. It by connecting it with a shunt, इस ब्रैकेट में लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, अब जहां ये लिखा है ना बाय कनेक्टिंग इट टू विथ अ शंट लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको अंडरलाइन करना है। इसका डायग्राम बना ले। गैल्वेनोमीटर को अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल। इसके साथ अपन पैरेलल में क्या जोड़ लेते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हमने आर एस ही लिख देते हैं डायरेक्ट, एस, ये शंट रेजिस्टेंस। इसको हमने किसी सर्किट में डाला तो यहाँ पर कुछ आई जी करंट, नहीं आई करंट आएगा, है ना, जो कि इसमें जाएगा आई जी करंट। अब आई आया, इसमें आई जी गया, तो इसमें कितना जाएगा, हाँ इसमें आई जी गया तो इसमें कितना आएगा, हाँ आई माइनस आई जी। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में है तो जितना वोल्टेज इसके पास आएगा उतना इसके पास आएगा। तो इन दोनों का जो वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू आई आर, उसको बराबर कर दें। तो वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन शंट। तो वोल्टेज को अपन लिख सकते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आई जी तो गैल्वेनोमीटर से करंट गया और जी इसका रेजिस्टेंस हो गया जी, इक्वल्स टू इसके लिए कितना करंट आया इसमें, आई माइनस आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, एस, शंट का रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे अपन शंट, देखो इस पे जितना वोल्टेज जा रहा होगा उतना ही इस पे आएगा, क्योंकि पैरेलल में तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। इस पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना इस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इन शंट। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। इसके थ्रू कितना करंट पास हुआ, आई जी, और इसका रेजिस्टेंस है जी। और इसके थ्रू कितना करंट पास हुआ, आई माइनस आई जी, और इसका रेजिस्टेंस एस। ऐसे किया। ठीक है, अब हमें शंट का रेजिस्टेंस चाहिए तो आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी इक्वल्स टू एस। इससे हमारा शंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ये काम आएगा ना। अच्छा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब दोनों की मिला के टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी उसको हम बोल रहे हैं आर इफेक्टिव, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसकी कितनी होगी, दोनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन, 1 अपॉन आर टू। तो 1 अपॉन आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी प्लस इसका 1 अपॉन एस। ठीक है, तो आर इफेक्टिव हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो, जी इंटू एस, इस जी से ये जी कटा, एस आ गया ऊपर, इस एस से एस कटा, जी आ गया, तो आर इफेक्टिव हमारे पास आ गया जी एस अपॉन जी प्लस एस। या तो तुम डायरेक्ट ऐसे निकाल लो या फिर ये याद कर लो, ये ज्यादा बेटर है वैसे देखा जाए। वोल्ट में, अच्छा उसमें एक और पॉइंट लिख लेना एममीटर में, एक पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी, हाँ इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एममीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे लिख। उसमें शंट तो अपन पैरेलल में लगाते हैं पर एममीटर को अपन सीरीज में लगाते हैं सर्किट में। ठीक है, वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर किस काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ब्रैकेट में अपन लिख लेते हैं वोल्टेज, वोल्टेज। इसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें अपन क्या कनेक्ट करते हैं, लार्ज रेजिस्टेंस को इसमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पर वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट, पैरेलल विद सर्किट। सर्किट में तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब देखो
अब उसमें तो हम ये चाहते थे कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, क्यों? ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो हो, हमें तो करंट नापना था। पर इसमें हम चाहते कि मिनिमम करंट फ्लो हो, तो हम इसको बहुत ही लार्ज रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मिनिमम करंट फ्लो हो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी हाई, इट्स रेजिस्टेंस to be very high so that minimum current flows through it, so that minimum current flows through it, current flows through it। हाँ, अब गैल्वेनोमीटर का लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर can be converted to voltmeter by connecting it with a very large resistance in series with galvanometer, in series with galvanometer। ये मैंने माना क्या है, गैल्वेनोमीटर। इसके साथ मैंने एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया, कैपिटल आर। ठीक है, अब सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, तो जितना आई इधर आया उतना ही आई इसमें आएगा, उतना ही आई इसमें आएगा। तो आई थ्रू जी इतना ही आई जी इतना ही इसमें भी आएगा, इतना ही इसमें भी आएगा। ठीक है, और बस पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ मान लो वी जी पोटेंशियल आया होगा, इसमें कुछ वी आर पोटेंशियल आया होगा। तो जो ये जिस सर्किट से कनेक्टेड होगा, मान लो किसी सर्किट से कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल है V, तो ये V किसके इक्वल होगा, VG प्लस VR के, है ना। अब इसके लिए गैल्वेनोमीटर के लिए V क्या होगा, I इंटू आर, है ना, तो IG इंटू जी। ठीक है, प्लस इस रेजिस्टेंस के लिए इस पे इतना ही करंट आ रहा होगा, IG इंटू आर। कि लार्ज रेजिस्टेंस क्या था, जैसे उसमें शंट चाहिए था वैसे इसमें लार्ज रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो V इस प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस आई जी कैपिटल जी अपॉन ये जो आई जी था इसको नीचे लाएंगे, अब आया ना लार्ज रेजिस्टेंस। हाँ, ये लार्ज रेजिस्टेंस चाहिए। बस वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब सीरीज में है तो दोनों को प्लस कर देंगे ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G प्लस ये जो हमने लार्ज रेजिस्टेंस लगाया R, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस।